हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेट। हम कर रहे हैं अपना टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड, जहाँ पे प्रीवियस वीडियो में हमने देखे थे उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज भी हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। चलिए शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और वैसे देखा जाए 16th क्वेश्चन। मैच द टू सेट्स एंड इंडिकेट द आंसर बाय चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ये जो मैच आंसर क्वेश्चन है ये आपको बहुत देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सेट 1 और सेट 2 दे रखा है। सेट 1 में हमें दे रखा है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको आपको देखना है सेट 2 के अंदर कि कौन सा मेमोरी लेवल के बारे में बता रहा है, कौन सा अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में और कौन सा रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में। याद होगा हमने पढ़ा था लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें 3 तरह की लेवल्स होती हैं, उसी के बारे में हमसे आंसर पूछा गया है। सेट 2 में हमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इनमें से 3 जो हैं हमारे रिस्पेक्टिवली इनके आंसर्स होंगे, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव के। चलिए देखते हैं एक एक करके। सेट 2 में फर्स्ट पॉइंट है गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ अ पॉइंट। सेकेंड ऑप्शन है रिकॉर्डिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मेड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशंस। ऑप्शन सी है आस्किंग द स्टूडेंट्स टू डिस्कस वेरियस आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑप्शन डी है क्रिटिकली एनालाइजिंग द पॉइंट्स टू बी मेड एंड डिस्कस्ड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है, मेमोरी लेवल किसे कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल किसे कहते हैं और रिफ्लेक्टिव लेवल किसे कहते हैं। तो अगर किसी ने ये लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले लेवल्स ऑफ टीचिंग का लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद ईजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसमें हम देखते हैं मेमोरी लेवल से मतलब क्या था कि जहाँ पे हमारे दिमाग में कोई भी चीज़ हमें जो सिखाई जाती है हम उसको सीखते हैं, ठीक है, वो हमारे दिमाग के अंदर रहती है, हम बस वो स्टोर करके रखते हैं, उसके अलावा अलग से हम कुछ भी सोचते नहीं हैं। उसको हम कहते हैं थॉटलेस टीचिंग, कि नए नए थॉट्स हमारे पास में नहीं आ रहे हैं, कोई थॉट्स हम लेकर नहीं आ रहे हैं, बस जो हमने सुना है हमने उसको दिमाग में अपने रख लिया। तो इसमें देखिए हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है रिकॉर्डिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मेड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, कि जो भी हमें टीचर कोई प्रेजेंटेशन दे रही है, कहीं भी हम प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, उसके जो मेन पॉइंट्स थे हमने क्या कर लिया, उनको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, रिकॉर्ड करके रख लिया, अपनी मेमोरी में रख लिया, वही क्या हो गया, मेमोरी लेवल। तो जो ए ऑप्शन है उसका जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल की। अंडरस्टैंडिंग लेवल में है कि टीचर ने जो हमें पढ़ाया हमने क्या किया, उसको अंडरस्टैंड भी किया। मेमोरी में तो हमें जो पढ़ाया गया हमने उसको बस याद कर लिया, ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, थॉटफुल टीचिंग होती है कि हमने पहले उसको समझा, फिर हमने क्या किया, उसको याद किया, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग में हमारे पास में कौन कौन से पॉइंट्स रह गए, 1, 3 एंड 4। फर्स्ट पॉइंट देखिए गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ अ पॉइंट। तो अंडरस्टैंडिंग में क्या है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम देख सके कि हमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमें समझने हैं या कौन से एग्जाम्पल्स पे ध्यान नहीं देना है, किस पॉइंट पे जाना है, किस पॉइंट पे नहीं जाना है। मतलब जब हम कोई भी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें उनमें डिफरेंसेस पता चलता है। तो यही क्या है, हमारा सेकेंड का फर्स्ट सही है, गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ अ पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाएगी। थर्ड है हमारी रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव का मतलब कि कुछ अंडरस्टैंड करके उसको समझ के फिर हम क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, उसको कुछ ना कुछ एनालाइज करते हैं, उस पर कुछ ना कुछ क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए हमारे पास थर्ड और फोर्थ पॉइंट है आस्किंग द स्टूडेंट्स टू डिस्कस वेरियस आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फोर्थ पॉइंट क्रिटिकली एनालाइजिंग द पॉइंट्स टू बी मेड एंड डिस्कस्ड। तो रिफ्लेक्टिव लेवल क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ पॉइंट, जिसको हम जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं या देखे हैं उनको क्या करना, क्रिटिकली एनालाइज करना। तो मेमोरी लेवल का था ऑप्शन नंबर ए का सेकेंड,
जो हमारा सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। मेमोरी लेवल इज रिकॉर्डिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मेड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, अंडरस्टैंडिंग गिविंग अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ अ पॉइंट, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल क्रिटिकली एनालाइजिंग द पॉइंट्स टू बी मेड एंड डिस्कस्ड। ये जो अपने मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस होते हैं, इनको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक ऑप्शन तो आपको इसमें आना ही आना चाहिए। 90% केसेस में क्या होता है, वो ऑप्शन आपको यूनिक इसमें मिल जाता है, उसके अलावा फिर आप उस बेसिस पे उस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे देखा कि कैसे लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में इसमें बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which set of learner characteristics may be considered Which set of learner characteristics may be considered helpful in designing effective teaching learning systems? Select the correct alternative from the quotes given below. आपको ये बताना है कि कौन से लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे, जो हमारे इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम में हेल्पफुल है डिज़ाइन करने में। तो आपको करेक्ट अल्टरनेटिव इन कोट्स में से चूज़ करना है। देखिए इसमें क्या है, कोट्स में आप देख सकते हैं कि आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, मतलब 4 ऑप्शंस में भी आपके 4 पार्ट्स दे रखे हैं। दैट मीन इनमें से बहुत सारे ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, आपके सही हो सकते हैं। तो आपको वही चूज़ करना है कि कौन कौन से ऑप्शंस इसमें करेक्ट हैं। ऑप्शन ए की बात करते हैं, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज सब्जेक्ट, कि हमारे लर्नर्स का क्या एक्सपीरियंस है अपने सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, हम इसको डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। सेकेंड, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ऑफ लर्नर्स, फैमिली, फ्रेंड्स। यहाँ पे टीचिंग लर्निंग सिस्टम में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके लर्नर्स के जो भी फैमिली है, लर्नर्स के जो भी फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हों। तो ये हमारी इफेक्टिव टीचिंग में, इफेक्टिव लर्निंग सिस्टम में बिल्कुल नहीं आती है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा रिमूव हो जाएगा। सी, एबिलिटी ऑफ द लर्नर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज सब्जेक्ट। डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि लर्नर्स की क्या एबिलिटी है अपने सब्जेक्ट को लेकर, वो कितने मतलब इसको याद करने की, इसको लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। डी, स्टूडेंट्स लैंग्वेज बैकग्राउंड। इसको भी हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट का लैंग्वेज बैकग्राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हम इसमें देख सकते हैं कि टीचिंग को अगर पता होगा कि स्टूडेंट का लैंग्वेज बैकग्राउंड ऐसा है, उसको हिंदी अच्छी समझ में आती है या इंग्लिश अच्छी समझ में आती है, तो वो उसी तरह से उसी लैंग्वेज को यूज़ करके स्टूडेंट को ईजिली अंडरस्टैंड करवा सकती हैं। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस कोड। इसका हमारा लर्निंग सिस्टम से कोई भी यूज़ नहीं है कि हम उनकी ड्रेस कोड पे जाएं और उनको ये इंटरेस्ट दिलाएं कि वो अपने ड्रेस कोड को फॉलो करें। डेफिनेटली ये कोई लर्निंग सिस्टम में हमारा मदद नहीं कर रहा है। एफ, मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट। डेफिनेटली ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि स्टूडेंट्स को क्या करना, मोटिवेशन करना, मोटिवेट करते रहना कि वो नई नई तरीक़ों से अपनी लर्निंग एबिलिटी को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। तो जो हमारे ऑप्शंस करेक्ट है वो कौन कौन से हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन एफ। तो ये हमारे कौन से हैं, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है और एक बार नहीं बहुत बार आ चुका है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। तो ये हमारा ऐसा ही कुछ इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग पे क्वेश्चन आ गया। पहले जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि किस हिसाब से हम अपने टीचिंग लर्निंग सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं इफेक्टिव बनाने के लिए। यहाँ पे है हमारे पॉजिटिव फैक्टर्स जो हमारे कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, देखें लिस्ट ऑफ फैक्टर्स क्या क्या है। टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, बिल्कुल ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि टीचर की कमांड होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट पे। तो डेफिनेटली जो भी सब्जेक्ट टीचर टीच कर रहा है उसको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है। बी, टीचर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता हमारे टीचिंग को इफेक्टिवनेस बनाने के लिए कि टीचर का हमारा सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है। ऑप्शन सी, कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द टीचर, बिल्कुल टीचर की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तभी स्टूडेंट्स इजीली उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, अच्छे से याद कर पाएंगे। टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट्स,
अब देखो इसमें टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज़ द स्टूडेंट्स की, टीचर की एबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स को प्लीज़ करने की, ये हमारी बिल्कुल भी टीचिंग को इफेक्टिव नहीं बनाता है कि मतलब वो स्टूडेंट्स को ये कर सके, मतलब कि कुछ ना कुछ काम करवा सकें, ये बिल्कुल भी हमारा सही पॉइंट नहीं है। ई टीचर्स पर्सनल कांटेक्ट विद द स्टूडेंट्स, हम इसको भी मान के चलेंगे कि टीचर का बिल्कुल भी पर्सनल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। जो भी टीचर स्टूडेंट से पूछे वो अपने स्कूल में ही पूछें, जहाँ पे वो पढ़ रहे हैं वहीं पे पूछें, उसके अलावा घर बाहर कहीं भी उनसे पर्सनल कांटेक्ट्स नहीं रखना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। टीचर्स कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजैक्शन, बिल्कुल टीचर के पास कॉम्पिटेंस होनी चाहिए कि वो क्लासरूम को क्या कर सके, अच्छे से मैनेज कर सके और मॉनिटर कर सके। तो जो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर एफ क्या हो जाएंगे, हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए हमारे पास में ये 3 ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएंगे। इसी से हमारी टीचिंग क्या बनेगी, इफेक्टिव बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे असर्शन एंड रीजन बेस्ड। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, हर यूनिट से ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो मतलब क्या होता है इन क्वेश्चंस का, मैं बताती हूँ आपको। व्हाट इज़ असर्शन एंड व्हाट इज़ रीजन। असर्शन मीन मतलब कोई भी हमने एक स्टेटमेंट कही है, ठीक है, हमने कुछ भी स्टेटमेंट कही है, अब हमें बताना है कि उसका रीज़न सही है क्या। जैसे हम कहते हैं ना कि ये हमने किया क्योंकि इसमें हमारा इंटरेस्ट था, तो ये हो गया असर्शन और रीज़न। जैसे इसमें असर्शन है ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, इसमें एक स्टेटमेंट देगी कि जितनी भी हमारी टीचिंग है उससे लर्निंग आती है, ठीक है, ये अब स्टेटमेंट दे दी। अब रीज़न है कि इसका रीज़न क्या है कि क्यों टीचिंग से ही हमारी लर्निंग आती है। तो इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं कि जब भी हमने असर्शन पढ़ा ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, रीज़न से पहले क्या हम यूज़ करते हैं, बिकॉज का, क्योंकि हर टीचिंग से लर्निंग आती है, क्योंकि लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग। तो हमें बताना है कि इसमें असर्शन सही है या रीज़न सही है या दोनों सही है, दोनों की एक्सप्लेनेशन सही है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे निकल कर आते हैं। हम इन क्वेश्चन को रीड कैसे करेंगे, ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग बिकॉज लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग। तो हम इसमें बात करें कि हमारी जो ऑप्शन फर्स्ट है ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, इस ऑप्शन को डेफिनेटली हम सही मान सकते हैं कि जो भी हमारी टीचिंग होती है उसमें कुछ ना कुछ लर्निंग होती ही है। कोई भी ऐसी टीचिंग नहीं होगी जहाँ पे बच्चों को कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो हमारा जो असर्शन है वो तो क्या है, सही है। लेकिन हम रीज़न की बात करें, लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग, इसमें ये कहा है कि लर्निंग जो है इसलिए यूजफुल है क्योंकि वो सिर्फ टीचिंग से ही डिराइव होती है। जबकि हम ये बात कहेंगे कि ये बात हमारी सही नहीं है। लर्निंग हम कहीं से भी सीख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि टीचर ही है आपको क्या करेगा, लर्न करवाएगा। आपके पास खुद के पास भी स्किल्स और नॉलेज हैं जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो ये रीज़न क्या हो जाएगा, अपना गलत ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये दोनों के दोनों हमारे सही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये भी हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। सी ऑप्शन है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मतलब असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो डेफिनेटली सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें असर्शन क्या है हमारा बिल्कुल सही है और रीजन क्या है, फॉल्स है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स इज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। इसमें से कौन कौन सी लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स है जो रिलेट करती है हमारी टीचिंग की इफेक्टिवनेस को। ये भी क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस। ए ऑप्शन है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, बी ऑप्शन है एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द लर्नर, सी ऑप्शन है पीयर ग्रुप्स ऑफ द लर्नर एंड डी ऑप्शन है फैमिली साइज फ्रॉम विच द लर्नर कम्स। हमारे लर्नर का सोशियो बैकग्राउंड, हमारे लर्नर के पेरेंट्स का स्टेटस, हमारे लर्नर की फैमिली साइज कुछ भी मैटर नहीं करती है टीचिंग को इफेक्टिवनेस या लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए। हम ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस करके आए थे और उसमें हमारा ऑप्शन था प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें
सही हो जाएगा कि जो भी लर्नर का है वो एक्सपीरियंस कैसा है अपने सब्जेक्ट को लेकर, अपने लर्नर को लेकर, वही क्या कहलाती है हमारी लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स और हमारी टीचिंग की इफेक्टिवनेस। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा था एक मैक्सिम ऑफ टीचिंग, अगर आपको याद हो, फ्रॉम नोन टू अननोन, कि जो भी हमें इन्फॉर्मेशन पहले पता है टीचर उसको वो डिस्क्राइब करता है, उसके बाद किसी अननोन फैक्ट्स पे जाता है। तो यही क्या है हमारे प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, कि कितना लर्नर को ऑलरेडी पता है, कितना वो एक्सपीरियंस कर चुका है और कितना और करने वाला है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following set of statements best describe the nature and objectives of teaching? तो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स है जो डिस्क्राइब कर रही है हमारे टीचिंग के नेचर और ऑब्जेक्टिव्स को? ऑप्शन ए, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड। बिल्कुल, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो टीचिंग और लर्निंग है एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट करती है। बिना जो टीचिंग है उसमें कुछ ना कुछ लर्निंग देखने को ही मिलती है, बिना किसी लर्निंग के टीचिंग इफेक्टिव नहीं बन सकती। सेकेंड, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। इसकी बात करूँ, टीचिंग और ट्रेनिंग में डिफरेंस है। ठीक है, टीचिंग में हम क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करते हैं, कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और मतलब और जो ट्रेनिंग में है, ट्रेनिंग हम देते हैं जब कोई जो स्टूडेंट या फिर कोई भी जो पर्टिकुलर पर्सन है वो कुछ जॉब रिलेटेड काम कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, हम ट्रेनिंग कहते हैं। टीचिंग इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, कुछ ना कुछ स्किल्स डेवलप करना स्टूडेंट में, और ट्रेनिंग दी जाती है जो कोई पर्सन यहाँ पे जॉब कर रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई डिफरेंस नहीं है, डेफिनेटली इन दोनों में डिफरेंस है। सी पॉइंट, कंसर्न ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स। बिल्कुल, टीचर का मेन एम यही है कि स्टूडेंट्स में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना, कुछ ना कुछ अच्छी बातें उनको सिखाना, जिससे स्टूडेंट्स की एबिलिटी और स्किल्स क्या हो, डेवलप हो। डी ऑप्शन, ऑल गुड टीचिंग इज़ फॉर्मल इन नेचर। ऐसा कुछ नहीं है कि जो अच्छी टीचिंग होगी वो फॉर्मली बेस्ड होगी, इनफॉर्मल तरीके से भी बहुत अच्छी टीचिंग की जा सकती है। फॉर्मल का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से, और इनफॉर्मल जब जैसे हम फैमिली के साथ बैठे हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, जो भी वो बातें करते हैं वो होती है इनफॉर्मल। तो टीचिंग, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टीचिंग फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। ई ऑप्शन, अ टीचर इज़ अ सीनियर पर्सन। हाँ, डेफिनेटली हम टीचर को सीनियर पर्सन कह सकते हैं, लेकिन इसका इस नेचर और ऑब्जेक्टिव से कोई भी मतलब नहीं है। एफ, टीचिंग इज़ अ सोशल एक्ट वेयर लर्निंग इज़ अ पर्सनल एक्ट। डेफिनेटली टीचिंग क्या है, सोशल एक्ट है। टीचर का काम है अपने स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ लर्न करवाना, कुछ ना कुछ नॉलेज देना। और लर्निंग क्या है, पर्सनल एक्ट। लर्नर्स का भी ये बनता है कि वो खुद पर्सनली तरीके से अपने लर्निंग को क्या करें, सुधार सकें और कुछ ना कुछ स्किल्स अपने आप ही नॉलेज गेन करें। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे अपने ए, सी, एफ, जो अपने ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे देखना है, कैसे कैसे स्टेटमेंट्स को रीड करना है, उनको समझ के उनके आंसर्स के थ्रू हमें जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच विल बी कॉल्ड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इंडिकेट योर आंसर बाय चूजिंग द कोड। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन पे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमने पूरा इवैल्यूएशन सिस्टम, पूरे उसके इवैल्यूएशन के टाइप्स पढ़े हैं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है और समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इस क्वेश्चन को समझिए और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपके आंसर का वेट रहेगा मुझे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, असर्शन एंड रीज़न का अगेन क्वेश्चन आया है। यहाँ पे असर्शन क्या कहता है हमारा, ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग, एंड रीज़न है ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग। चलिए देखते हैं, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम, थोड़ा बहुत सेम है जो हम पहले भी देख कर आए थे। तो असर्शन है ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग। जो भी टीचिंग है उसका मेन एम होता है कुछ ना कुछ लर्निंग करना, इंश्योर करना कि कुछ ना कुछ लर्निंग उसमें देखने को मिलेगी, बिकॉज ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग। ये क्वेश्चन सेम ही है, बस थोड़ा सा चेंज होके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, 2 बार पूछा गया, 2 बार नहीं काफ़ी बार पूछा गया है। कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स जो है मीनिंग वही रहता है,
वर्ड्स क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो सेम आंसर निकल कर आएगा। इसमें आपका जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन रीज़न क्या है, फॉल्स है। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि सारी लर्निंग आपकी टीचिंग से नहीं आती है। लर्निंग टीचिंग से आती है, लेकिन सभी लर्निंग की हम इसमें बात नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन पे फिर से क्वेश्चन देखने को मिला। एक क्वेश्चन मैंने आपको खुद से करने को दिया है, जो आपको कमेंट में करके बताना है। और अभी हम देखते हैं कि हमारे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शन ए, टू प्रमोट स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट क्लास, कि स्टूडेंट्स को नेक्स्ट क्लास में क्या करना, प्रमोट करना। टू बी ऑप्शन है टू एनहांस स्टूडेंट्स लर्निंग, सी टू एनहांस कॉपरेशन इन क्लास, एंड डी टू अंडरस्टैंड द लर्निंग डिफिकल्टीज। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या था कि पूरे साल में हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन करते हैं। मतलब टाइम टू टाइम जब हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि उनको क्या क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, किस सब्जेक्ट में या किस मेथड लर्निंग में वो अच्छे हैं और उनको किस में हेल्पफुल मिलेगी आगे स्किल्स को अपने बढ़ाने में, और किस में वो वीक हैं और उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन अपने सेशन के पूरे साल में चलता है, जहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, बिल्कुल लर्निंग के लिए मोटिवेट करते हैं कि जो भी उनमें कमी रह गई है वो उसको अच्छे से सही कर लें। तो टू प्रमोट ये बिल्कुल हमारा मेन मोटिव नहीं है कि स्टूडेंट्स को हम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करें। ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू एनहांस स्टूडेंट्स लर्निंग, डेफिनेटली हम स्टूडेंट्स की लर्निंग को क्या करते हैं, इसमें एनहांस करते हैं। ऑप्शन सी, टू एनहांस कॉपरेशन इन क्लास, ठीक है, ये वैसे देखा जाए टीचिंग के हिसाब से पॉइंट सही है, लेकिन ये हमारे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। डी, टू अंडरस्टैंड द लर्निंग डिफिकल्टीज, ये तो ठीक है कि हम लर्निंग को जानते हैं, लेकिन उसमें इवैल्यूएट करते हैं, वो इसमें कहीं भी लिखा नहीं गया है। तो टू एनहांस स्टूडेंट्स लर्निंग, स्टूडेंट्स की लर्निंग को एनहांस करना ही हमारा क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मेंट फॉर, जो स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम है उसका मीनिंग क्या है। ऑप्शन ए, एड्रेसिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ऑप्शन बी, रिड्यूसिंग टीचर ओरिएंटेड लेक्चर्स, ऑप्शन सी, रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज, एंड ऑप्शन डी, एंगेजिंग द एंटायर क्लास। स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स खुद से कुछ ना कुछ सीखने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। लर्नर सेंटर्ड में होता है जहाँ पे जो टीचर सेंटर्ड में होता है, जहाँ पे टीचर क्या है, कुछ ना कुछ लेक्चर दे रही होती है, टीचर ही डिसाइड करती है कि लर्नर को क्या सीखना है, क्या कंटेंट रेडी करना है। लेकिन स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम में क्या है, बच्चे खुद से अपना कुछ कंटेंट लेकर आते हैं और खुद से मोटिवेट होकर कुछ ना कुछ लर्निंग करते हैं। तो डेफिनेटली जो ए ऑप्शन है, एड्रेसिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस, इसमें हम डेफिनेटली इस ऑप्शन को सही मान सकते हैं। क्यों, स्टूडेंट सेंट्रिक में क्या है, सब स्टूडेंट्स अपना कुछ ना कुछ नया कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा स्टूडेंट कितनी जल्दी अच्छी कुछ लर्न या कुछ सीखने में एक्सपर्ट है, या वो कितनी अच्छी से सीख पा रहा है, या किसी स्टूडेंट को क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। बी ऑप्शन, रिड्यूसिंग टीचर ओरिएंटेड लेक्चर्स, ये बिल्कुल भी इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम का कि टीचर अपने लेक्चर्स को कम करने के लिए तकनीक अपनाता है, ऐसा कुछ नहीं है। रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज, ऐसा भी कहीं भी देखने को नहीं मिलता है कि हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करने के लिए स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम करवाते हैं, डेफिनेटली नॉट। एंड एंगेजिंग द एंटायर क्लास, की पूरी क्लास को एंगेज करने के लिए ये मेथड को अपनाना, ये भी हमारा इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। इंडिविजुअल के डिफरेंसेस को एड्रेस करना ही हमारा क्या है, स्टूडेंट क्लासरूम सेंट्रिक क्लासरूम का मेन मोटो है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए टीचर इंटेंड्स टू फाइंड आउट द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज्ड। जो टीचर है वो ये फाइंड करता है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही है, मतलब कुछ लर्न करने में बहुत नहीं सीख पा रहे हैं, तो कौन सा टेस्ट उनको इसमें यूज़ करना चाहिए। इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे, समेटिव टेस्ट, फॉर्मेटिव टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। समेटिव टेस्ट मैंने आपको बताया था, जो हमारे साल के एंड में होता है, या किसी भी जब हम स्टूडेंट्स को ग्रेड्स देते हैं, मार्क्स देते हैं, वो समेटिव टेस्ट होता है। तो डेफिनेटली इसमें लर्निंग डिफिकल्टीज़ का हमें नहीं पता चलेगा।
फॉर्मेटिव टेस्ट में हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कुछ ना कुछ लर्न करने के लिए, इसमें लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के बारे में हमें अच्छे से नहीं पता चल पाएगा। परफॉर्मेंस टेस्ट होता है कि स्टूडेंट्स ने किस तरह से परफॉर्मेंस किया, हम उसको पूरा इवैल्यूएट करते हैं कि उनका किसी भी पर्टिकुलर टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसा था। नेक्स्ट लास्ट है हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को डायग्नोज करते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्टूडेंट कैसा है, उसको किस तरह से इजीली लर्न कर पा रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है, यही किस में देखते हैं हम, डायग्नोस्टिक टेस्ट में देखते हैं। यहीं पे अपन को पता चलता है कि स्टूडेंट्स को किस किस लर्निंग डिफ़िकल्टीज मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज़ को याद करने में। तो कौन सा टेस्ट अपनाएंगे हम, डायग्नोस्टिक टेस्ट अपनाएंगे, जिसमें पूरा स्टूडेंट का डायग्नोस हो जाएगा कि उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ रही हैं और किस तरह से वो अपने लर्निंग मेथड्स को और इम्प्रूव करे और स्टूडेंट्स की लर्निंग को भी बेहतर बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the field of study which uses role playing, simulation and self evaluation as strategies for adult learners is known as। ठीक है, तो कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी जहाँ पे हम रोल प्लेइंग का यूज़ करते हैं, सिमुलेशन का यूज़ करते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन और स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, हमने इसमें पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 जहाँ पे हमने आई गेस लेक्चर नंबर 3 है बेसिक टीचिंग मॉडल्स, आप उसको देखिएगा अगर आपने उसको नहीं देखा है। पैडागोगी मॉडल होता है जो हमारा टीचर सेंटर्ड होता है, टीचर ही डिसाइड करता है कि लर्नर को क्या लर्न करना है, तो उसमें हम सेल्फ इवैल्यूएशन को देख ही नहीं सकते, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड होता है हमारा एंट्रागोगी मॉडल, जिसमें हमने 3 तरह के मॉडल पढ़े थे। एंट्रागोगी मॉडल क्या है, जिसमें लर्नर खुद से सेल्फ मोटिवेट होता है, खुद को सेल्फ इवैल्यूएट करता है, नई नई स्किल्स को यूज़ करता है और खुद से कुछ ना कुछ नॉलेज लेना चाहता है। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा एंट्रागोगी, जहाँ पे कुछ ना कुछ रोल प्ले करके, सिमुलेशन या सेल्फ इवैल्यूएशन करके जो लर्निंग के काम आए, तो वही क्या होता है हमारा एंट्रागोगी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं रेफर्स टू। यहाँ पे आपको स्वयं की फुल फॉर्म बतानी है कि स्वयं की फुल फॉर्म क्या है। तो मैंने आपको स्वयं के लेक्चर में इसकी फुल फॉर्म भी बताई है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। तो जो क्या कहते हैं अपनी फुल फॉर्म होती है एग्जैक्ट होनी चाहिए, आपको इसमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन है स्टडी वर्ल्ड ऑफ एक्शन लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स, ये सही नहीं है। बी ऑप्शन है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, डेफिनेटली यही इसकी फुल फॉर्म है। फिर भी ऑप्शन सी देख लेते हैं, स्टूडेंट वर्ल्ड ऑफ एक्शन लर्निंग, गलत। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ अवेयरनेस मॉडल। ठीक है, तो आपको ये फुल फॉर्म क्या होगी याद करनी ही पड़ेगी। फुल फॉर्म्स भी आपसे बहुत बार नेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, डेफिनेटली आपके पेपर में फुल फॉर्म्स आती हैं। तो बी ऑप्शन स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, इसकी क्या हो जाएगी फुल फॉर्म। अगर किसी ने स्वयं का लेक्चर भी नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले लेक्चर को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन का वापिस आया, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड इसका रीजन है लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद लाइफ प्रोसेस। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जितनी भी आपकी ज़िंदगी आप कुछ ना कुछ क्या है सीखते ही रहते हो। रीज़न, बिकॉज लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद लाइफ प्रोसेसेस। लर्निंग क्या है, यूजफुल है, उसको हम लिंक करते हैं किससे, लाइफ प्रोसेस से। जो भी अपनी लाइफ है उससे हम जब लिंक करते हैं तो लर्निंग वहाँ पे हमारे काम आती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ए और जो हमारा असर्शन और रीज़न है दोनों ही क्या है, ट्रू है। लेकिन जो हमारे असर्शन स्टेटमेंट है, रीज़न उसको क्या है, करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। उन्होंने बताया लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन सिर्फ उसमें हम लाइफ प्रोसेस से लिंक नहीं करते। लर्निंग बहुत जगह हमारे क्या होती है, काम होती है। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू द। पावरफुल फैक्टर सबसे ज़्यादा क्या है जो हमारी टीचिंग इफेक्टिवनेस से रिलेट करता है।
social system of the country, economic status of the society, prevailing political system और educational system। ठीक है, जो हमारी टीचिंग इफेक्टिवनेस को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, वही हमें बताना है कि पावरफुल फैक्टर कौन सा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंट्री का सोशल सिस्टम क्या है, सोसाइटी का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, हमें किससे मतलब है, हमारे एजुकेशनल सिस्टम से मतलब है। एजुकेशनल सिस्टम में कोई चेंजेस आएंगे तो टीचिंग इफेक्टिवनेस भी उसी हिसाब से हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यही क्या था हमारा फैक्टर, दैट इज एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है, तो ये आज के हमारे 15 MCQs थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ये सारे MCQs, एक क्वेश्चन आपके लिए दिया है तो प्लीज़ उसको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।